Good morning, students. We all have gone through the first video of this chapter, that is company management and administration. And the last topic we have discussed is the legal position of the directors. Now our next topic is powers, duties and liabilities of the directors. Powers of directors. जनरली जो डायरेक्टर्स की पावर है वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, और एक बार अगर ये पावर कंपनी के डायरेक्टर्स को दे दी जाती है, मींस उनको अगर डेलीगेट कर दी जाती है, तो उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी उनको इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। बट इन केस अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि डायरेक्टर्स अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज पावर्स? फर्स्ट इज जनरल पावर्स वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीन्स कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जनरली दी होती हैं। सो वो कौन सी हैं? द बोर्ड शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्साइज ऑल सच पावर्स एंड डू ऑल सच एक्ट्स एज द कंपनी इज ऑथराइज टू एक्साइज एंड डू। मीन्स जो सारे एक्ट्स कंपनी कर सकती है वही सारे एक्ट्स बोर्ड भी कर सकते हैं, उनको भी पावर होती है। बट दीज पावर्स ऑफ द बोर्ड आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन ये जो पावर्स होती हैं बोर्ड के पास, वहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फर्स्टली, डायरेक्टर्स कैन डू नथिंग दैट द कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट डू अंडर इट्स मेमोरेंडम रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई पावर मेंशन है और उसके रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, तो डायरेक्टर्स भी ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते हैं जो कंपनी नहीं कर सकती। ओके, और अगर ऐसा कोई एक्ट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा। एंड सेकेंडली, व्हेन एक्टिंग विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की पावर में रह के काम करते हैं, बट powers of the board are limited to the extent the company has delegated them by its article. If they act beyond their powers but intra-wires the company, the latter may rectify such acts in the meeting. Means अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की पावर्स में रह के काम करते हैं, बट ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो उनकी पावर से बाहर है, मीन्स बियॉन्ड देयर पावर्स, कंपनी की पावर्स में है बट उनकी पावर में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, जब इस तरह का कोई एक्ट वो करेंगे तो कंपनी उसको रेक्टिफाई कर सकती है इन द जनरल मीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पावर्स वेस्टेड इन द बोर्ड। कुछ स्पेसिफिक पावर्स भी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो क्या हैं? लाइक कंट्रोल एंड डायरेक्शन ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जितने भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं कंपनी के, उनको कंट्रोल और डायरेक्ट करने की पावर उनके पास होती है। और जो मैनेजर किसी भी तरह की अगर कोई फंक्शनिंग कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करने का पूरा राइट और पूरी कंप्लीट पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर होती है, और अगर डायरेक्टर्स की पोजीशन वैकेंट हो जाती है तो उस केस में उसको फिल करने की भी पावर होती है। किसी भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर होती है उनके पास में, और किसी एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती हैं। ओके, पावर्स टू बी एक्साइज्ड ओनली एट द बोर्ड मीटिंग। मीन्स कुछ ऐसी पावर्स जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में ही एक्साइज की जा सकती हैं। So first one is a power to make calls on the shareholders in respect of money unpaid on their shares। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अगर शेयर्स पर कोई अमाउंट पे नहीं की है तो उसको मंगवाने का भी राइट और उसकी पावर उसके पास में होती है। द पावर टू इशू द डिबेंचर्स, पावर टू बोरो मनी एंड द पावर टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। जो कुछ पावर्स होती हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही यूटिलाइज की जा सकती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल पावर्स हैं, लाइक पावर टू अकॉर्ड सैंक्शन फॉर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें जनरली जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को सैंक्शन प्रोवाइड करने की पावर
पावर टू अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी भी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर इन केस अगर वो पर्सन किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑलरेडी है तो। ओके, एंड पावर टू इन्वेस्ट इन एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, और किसी भी शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने की भी पावर उनके पास होती है। ओके, नेक्स्ट इज powers which must be exercised by the board unanimously. Unanimously means agreement of all people, जहाँ पर सभी people agree करते हैं। ऐसे भी कुछ powers हैं like power to appoint or employ a person as a managing director और manager, किसी भी person को managing director या फिर manager appoint करने की power है under section 203 if he is already a managing director or a manager of a अनदर कंपनी। अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर है, उस पर्सन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर, एंड पावर टू इन्वेस्ट इन एनी शेयर और डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, किसी दूसरी कंपनी या किसी एसोसिएशन के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का भी राइट और पावर उनके पास होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोर्ड्स पावर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 180 में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर्स के रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेंशन की गई हैं। मींस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसी पावर्स दी गई हैं जिनको यूज़ करने के लिए उन्हें पहले कंपनी की परमिशन लेनी होगी और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा इन द जनरल मीटिंग। सो व्हाट आर दीज पावर्स? Sell, lease or otherwise dispose of the whole or substantially the whole of the undertaking of the company। मीन्स अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कंप्लीट बिजनेस को सेल करना चाहते हैं या फिर लीज पर देना चाहते हैं और या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो उसके लिए पहले उन्हें कंपनी से परमिशन लेनी होगी। या फिर अगर वो किसी ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। और borrowing of money where the monies to be borrowed together with the money already borrowed by the company exceeds the paid up share capital and free reserves of the company। that means कि अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कोई मनी बोरो करते हैं, मीन्स कोई मनी बोरो करते हैं और जो मनी बोरो करेंगे वो अमाउंट प्लस जो कंपनी ने मनी बोरो की हुई है पहले से, उन दोनों को ऐड करने के बाद कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा अगर वो अमाउंट हो जाती है तो उसके लिए उन्हें पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन के रिगार्डिंग कोई टाइम एक्सटेंड करना है या फिर परमिशन देनी है तो उसके लिए भी उन्हें पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट, कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी चैरिटेबल फंड में कितनी भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो कंपनी के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, दैट मीन्स कि अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले के 3 साल, मीन्स एट प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले के 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसकी 5% से ज़्यादा अगर वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट हो जाती है तो उसके लिए उन्हें पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। सेम इन द केस प्रोहिबिशन ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, मीन्स कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स हैं प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के वो 7.5% से ज़्यादा अगर एक्सीड हो जाते, दैट मीन्स कंपनी का जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले के 3 ईयर्स जो भी हैं उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसकी 7.5% जो भी अमाउंट होगी अगर उससे ज़्यादा हो जाता है उनका कंट्रीब्यूशन तो उसके लिए उन्हें पहले कंपनी से परमिशन लेनी होगी। और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कितनी भी अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़।
लाइक साइनिंग द प्रोस्पेक्टस, कंपनी की जो प्रोस्पेक्टस है उसको साइन करने की ड्यूटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसको इंस्पेक्ट करना, एनुअल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, या फिर जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, एंड कंपनी को जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको प्रेजेंट करने की ड्यूटी भी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। एनुअल अकाउंट्स को प्रेजेंट करने की भी ड्यूटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। सेंडिंग कॉपीज टू द रजिस्ट्रार, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डायरेक्टर्स की ड्यूटी ये बनती है कि रजिस्ट्रार को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 3 कॉपीज सेंड करनी होती है। ओके, सो एंड नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के टाइम पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, प्रोवाइड करना, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को सॉल्वेंट डिक्लेयर करना कि कंपनी जो है अभी अपने डेट्स को पे करने में लायबल है। ओके, एंड ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, और डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट तैयार करने की भी ड्यूटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। ओके, नेक्स्ट इज जनरल ड्यूटीज़, लाइक दे मस्ट वर्क इन गुड फेथ फॉर द कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्हें कंपनी के गुड फेथ के लिए काम करना चाहिए। दैट मीन्स कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ऐसे काम करे कि कंपनी उन पर ट्रस्ट करे, एंड द डायरेक्टर्स हैव अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका और कंपनी का एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड दे मस्ट नॉट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, डायरेक्टर्स को ओवर क्लेवर नहीं बनना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काम करना चाहिए। एंड दे मस्ट नॉट नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज़, डायरेक्टर्स को अपनी जितने भी ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड दे मस्ट डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैमसेल्व्स, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें अपने आप से क्या करें? परफॉर्म करें। दैट मीन्स कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन्हें खुद ही परफॉर्म करनी पड़ती है, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जो है जिसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और जिसकी टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन ऐसी कंपनीज़ में एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी जो है वो होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और ये जो कमेटी है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, और उस पॉलिसी में एक पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कमिटी मस्ट इंश्योर टू एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन सच एक्टिविटीज़। मीन्स कंपनी के जो एवरेज नेट प्रॉफिट्स हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट्स कब के? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। दैट मीन्स अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले के जो 3 साल हैं, लास्ट 3 ईयर्स जो हैं, उसके नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% कंपनी को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करना होगा, लाइक eradiction of poverty, promotion of education, gender equality and women's empowerment. Okay, next is liabilities of the directors, liability towards the company, liability towards outsiders, and criminal liability. Liability towards the company, first one is liability for ultra vires acts. It means कि कंपनी के डायरेक्टर्स अगर उनकी पावर से और उनकी अथॉरिटी से बाहर जाके अगर कोई काम करेंगे तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, दैट मीन्स कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करने में किसी तरह की कोई मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर उनके नेग्लिजेंस की वजह से अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। लायबिलिटी फॉर कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के फंड्स को मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न करते हैं तो उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल होते हैं। देन लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, इन केस की कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर ये पता चल जाए कि जो कंपनी है
वो सिर्फ फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की गई थी या फिर क्रेडिटर्स को चीट करने के लिए बिजनेस कैरी आउट कर रही थी, तो उसके लिए भी जितने भी डायरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब पर्सनली लायबल होंगे। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, लाइक अगर कोई भी कंपनी का डायरेक्टर अपने पावर से बियॉन्ड जाके किसी आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। लाइबिलिटी एज अ एजेंट, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एजेंट की तरह से काम करते हैं, सो एज अ एजेंट अगर वो बियॉन्ड पावर जाके कोई काम करेंगे, कोई एक्ट करेंगे तो उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल होंगे। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू अलॉटमेंट, लाइक कंपनी जब अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है फर्स्ट टाइम तो उसके 120 डेज़ के अंदर उसको शेयर्स अलॉट करने होते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को 130 डेज़ के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन मनी मिली थी वो सारी एप्लीकेंट्स को वापस रिटर्न करनी होती है, और अगर ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो उसमें पर्सनली लायबल माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर नॉट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। इन केस कि कंपनी जो है अगर किसी तरह के कोई शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, सो इन उस टाइम पे कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से पहले परमिशन लेनी होती है, और अगर स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल नहीं देती है तो जो भी एप्लीकेशन मनी उन्हें मिली थी वो 8 दिन के अंदर वापस रिटर्न करनी होती है एप्लीकेंट्स को, और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सब पर्सनली लायबल होंगे विद इंटरेस्ट। ओके, एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर अलॉट किए जाते हैं शेयर्स विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन देन डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी पर्सनली लायबल। ओके, नाउ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, इन केस कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो कंपनी में किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में किसी तरह की कोई मिस स्टेटमेंट या फिर फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। अगर कोई भी डायरेक्टर है किसी भी तरह की कोई फॉल्स स्टेटमेंट इशू करता है या फिर कोई डिसेप्टिव या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट करता है या किसी मटेरियल फैक्ट को कंसील करता है तो उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल होगा। In case a director does not deposit the money received from the applicants for the company shares, कंपनी के जो शेयर्स थे उसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, अगर डायरेक्टर उस एप्लीकेशन मनी को कंपनी को नहीं देता है तो वहाँ पर वो पनिशमेंट के लिए लायबल होता है, और वहाँ पर इन केस 1 साल की सज़ा हो सकती है उसको, एंड विद 50,000 रुपीज़ to 3 लाख रुपीज़ फाइन। ओके, नेक्स्ट, वेयर द डिविडेंड ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर उसको पे नहीं किया है तो वहाँ पर भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में 1,000 रुपीज़ पर डे का फाइन। ओके, इन केस देयर इज़ डिफ़ॉल्ट इन प्रेजेंटिंग द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रेजेंट करने में भी डिफ़ॉल्ट करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स तो वहाँ पर 50,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है। इन केस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डज नॉट प्रेजेंट द डायरेक्टर्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग, मीन्स कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अगर वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो एक कॉपी है वो प्रेजेंट नहीं करते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में तो वहाँ पे 3 इयर्स तक की सज़ा और साथ में 50,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है। एनी पर्सन हु एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, हमने एक रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी कि जहाँ पे एक जो पर्सन है वो एक टाइम में 20 कंपनीज़ की डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है मीन्स मोर देन 20 कंपनीज़ की डायरेक्टरशिप अगर होल्ड करता है तो वहाँ पे 1 साल 5,000 रुपीज़ से लेके 25,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़
Remuneration of the directors. The directors of a company are not the company's employees, सर्वेंट्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। देखो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो ना तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ना सर्वेंट और ना ही ऑफिसर, एंड आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, और इसीलिए उन्हें किसी तरह की कोई रेमुनरेशन नहीं दी जाती है जब तक कि कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं है तो, और या फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, तब तक डायरेक्टर्स को किसी तरह की कोई रेमुनरेशन नहीं दी जाती। बट इन नॉर्मल प्रैक्टिस कंपनी का जो आर्टिकल है उसके अंदर अगर कोई प्रोविज़न है तो उनको अपनी सर्विसेज के लिए कुछ रेमुनरेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मीन्स जो प्रोफेशनल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में कुछ रेमुनरेशन उन्हें दिया जाता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज डायरेक्टर्स कैन नॉट बी पेड एनी रेमुनरेशन अनलेस देयर इज प्रोविजन इन दिस रिगार्ड इन द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब तक कंपनी के आर्टिकल में कोई प्रोविज़न मेंशन नहीं होगा तब तक डायरेक्टर्स को कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, और जो पेमेंट होगी वो हमेशा कंपनी की जनरल मीटिंग में सैंक्शन की जाएगी। नेक्स्ट, द रेमुनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर मस्ट बी डिटरमाइंड आइदर बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। जो रेमुनरेशन है वो हमेशा कैसे डिसाइड होगा, कंपनी के आर्टिकल्स में, और या फिर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है। टोटल मैनेजरल रेमुनरेशन जो भी पे की जानी है किसी भी डायरेक्टर को या फिर किसी भी मैनेजर को, वो हमेशा कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है उसके 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है और या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स अर्न करती है तो उस केस में हमेशा जो डायरेक्टर्स हैं उनको सिर्फ एक मिनिमम रेमुनरेशन दी जाएगी बाय द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वेयर इट इज़ प्रपोज टू पे रेमुनरेशन बाय वे ऑफ कमीशन। और जहाँ पर ये मेंशन होता है कि डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन दी जाएगी, तो वहाँ पे अगर कंपनी किसी तरह का कोई लॉस अर्न करती है तो उस ईयर में उन्हें कोई रेमुनरेशन नहीं दी जाती। ओके, नाउ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन। जब कोई भी डायरेक्टर अगर रेमुनरेशन रिसीव करता है और वो जो रेमुनरेशन है वो एक्सेस में मिल जाती है उसको, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसको वो जो एक्सेस अमाउंट है वो पे करनी होती है वापस कंपनी को, और कंपनी उस रिकवरी को रोक नहीं सकती। ओके, नाउ अदर मैनेजीरियल पर्सनल्स। अब इसके अलावा डायरेक्टर्स के अलावा कुछ और मैनेजरियल पर्सनल्स भी होते हैं कंपनी के अंदर, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर इज इम्प्लाइड डायरेक्टर हु हैज़ सच अथॉरिटी टू मैनेज द कंपनीज बिजनेस दैट द अदर डायरेक्टर्स डू नॉट हैव। मीन्स कंपनी के बिजनेस को मैनेज करने का पूरा राइट और कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास होती है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होती है। वो सभी राइट और वो सभी अथॉरिटीज़ जो बाकी सभी डायरेक्टर्स के पास नहीं होती है वो सब किसके पास होंगी? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, एंड ही गेट्स सच अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ अ कंपनीज मेमोरेंडम आर्टिकल्स एंड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मीन्स कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको ये सब अथॉरिटी कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स और रेजोल्यूशन से मिलती हैं। नेक्स्ट इज एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में बिकम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई भी जो डायरेक्टर है कंपनी का, कोई भी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू कंट्रोल द कंपनीज बिजनेस। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है कंपनी के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने की।
The authority vested in the managing director is derived from the company's memorandum and articles and resolution of its board of directors and a contract with the company. कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है या तो कंपनी के मेमोरेंडम से, या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. द मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शंस एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मीन्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उनको कॉपरेट करते हैं विद अदर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. और जो बाकी डायरेक्टर्स जैसे काम कर रहे हैं, जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनके साथ में कॉपरेट भी करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. जैसे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, सेम केस यहाँ पे भी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी. फर्स्टली, ओनली एन इंडिविजुअल में बी अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर. सिर्फ एक इंडिविजुअल ही जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, और या फिर होल टाइम डायरेक्टर. ओके. कोई भी फर्म, कोई एसोसिएशन या फिर कोई बॉडी कॉरपोरेट कभी भी किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकती. द मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शंस एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करके चलते हैं. अभी डिस्कस किया था पीछे. वेयर द ऑफिस ऑफ द एनी होल टाइम की मैनेजर पर्सनल इज़ वैकेटेड. मीन्स अगर कोई भी होल टाइम डायरेक्टर है, अगर उसका ऑफिस खाली हो जाता है, मीन्स अगर उसकी पोजीशन वैकेंट हो जाती है, तो जो वैकेंसी है वो हमेशा बोर्ड की मीटिंग में फिलअप की जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. मीन्स जैसे ही पोजीशन वैकेंट होगी उसके 6 महीने के अंदर वो वैकेंसी फिलअप करनी होती है. नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. कंपनी एक्ट ये कहता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी और इवन अ सब्सिडरी कंपनी किसी भी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है इन केस अगर वो पर्सन किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो भी, या मैनेजर है तो भी. ठीक है. और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हमेशा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है, और जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनको राइट होता है कि वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी ले सकते हैं विदाउट एनी चार्ज. जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के केस में होता है, सेम यहाँ पे भी होता है. ओके. नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. लाइक हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स के केस में पढ़ा था, अ मैनेजिंग डायरेक्टर नीड्स टू हैव द सेम क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस एज दैट ऑफ डायरेक्टर. जैसे डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस थी, सेम वही डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पे भी हैं. और कोई भी कंपनी जो है किसी भी पर्सन को मैनेजिंग या फिर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती जो कि इंसॉल्वेंट है या फिर जो सस्पेंड हो चुका है या जिसने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, और या फिर कोई अनसाउंड माइंड का है. और ये जो डिसक्वालिफिकेशंस हैं दीज आर इक्वली एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर. यानी कि होल टाइम डायरेक्टर का जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें भी सेम डिसक्वालिफिकेशंस अप्लाई होती हैं. ओके. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स. कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसके 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन. ओके. और इन केस अगर कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वहाँ पर उनकी जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. और मैक्सिमम कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन है वो कितनी हो सकती है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के सिर्फ 11% तक होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन इज होल टाइम डायरेक्टर. होल टाइम डायरेक्टर कौन होगा, एक ऐसा पर्सन जो
अपने कंप्लीट वर्किंग आवर्स कंपनी को डिवोट करता है, मीन्स हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी फॉर होल टाइम, and thus like a managing director he occupies dual capacities. It means वो टू पोजीशंस को होल्ड करता है कंपनी के अंदर, वन इज़ ऑफ डायरेक्टर एंड द अदर इज़ ऑफ एम्प्लॉय। और एक पर्सन को एक कंपनी से ज़्यादा कंपनीज का होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज मैनेजर। मैनेजर कौन होगा? Manager is a person who has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company। यानी कि कंपनी के जो कंप्लीट अफेयर्स को मैनेज करेगा वो कौन होगा? मैनेजर होगा। ओके, टू बी डीम्ड एज द मैनेजर ऑफ अ कंपनी द इंडिविजुअल मस्ट बी इन चार्ज ऑफ द होल बिजनेस ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी का जो होल बिजनेस है उसका इंचार्ज कौन होगा? मैनेजर होगा। एंड लाइक अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर क्या करता है? कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। और ही कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनीवन एल्स। मीन्स मैनेजर अपने जो काम है, अपने जो फंक्शंस है वो किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकता, डेलीगेट नहीं कर सकता। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने सारे डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना। ओके, और इसकी जो अपॉइंटमेंट है और जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो सेम जैसे डायरेक्टर की है और होल टाइम डायरेक्टर की हमने पढ़ी है, सेम वैसे ही है। ओके, एंड नाउ द चैप्टर हैज़ बीन completed. Thank you.